अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और तमाम पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है और बड़ी ईद है और मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है। जिस तरह से आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो अल्लाह ताला की जानिब से एक जुम्मा नाज़िल हुआ और उसकी सूरत में आज तक हम मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हालात सब को ही पता है, मईशत की जो तबाही है और साथ ही साथ ईद भी मनाना है, तो कोशिश यही रही इस बार भी कि जिसकी जितनी इस्तात है वो उस हिसाब से जानवर लाए और जानवर कुर्बान किया। ईद का पहला दिन आप लोगों ने अपने घर में कुर्बानी की होगी और साथ ही साथ अब खानों की तैयारी की जा रही है और इस ईद को नमकीन ईद भी कहा जाता है। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये जो फ्रेंड्स हैं तीनों, और सियासी फ्रेंड्स भी हैं और पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, कब से दोस्ती है और बड़े नाम है, कराची के MQM के रहनुमा है, और साथ ही साथ इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजरी और इनको हम इंट्रोड्यूस करवाते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर चिश्ती साहब, जो कि सेनेटर मुंतखब हुए और उन्होंने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा और MQM का काफ़ी वोट बैंक और काफ़ी पुराने रहनुमा है। आमिर साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। कैसा रहा ईद आपका आज का? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक तस्वीर कर दूं कि ये दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई। अच्छा, हम फारूक सत्तार साहब की तरफ भी आते हैं। फारूक सत्तार साहब, ईद मुबारक। जो कि आपको पता है ये किसी के तारीफ़ के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपकी तारीफ़ करवाते चाहूँ। मेयर भी रह चुके हैं और बड़े बड़े काम, बड़े बड़े नामों के साथ और बड़ी सियासत में इनकी एक पहचान है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जो कि अभी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं और बड़ा नाम है और सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी हैं MQM के। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और तुम्हें भी और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मैं एक चीज़ बताते चलूँ, जो आमिर साहब है उनके छोटे भाई, जो कि सबसे छोटे भाई है फरहान चिश्ती साहब, जो कि MNA हैं और आमिर साहब खुद सेनेटर है। दोनों भाई जो है सियासत में बहुत आगे हैं। वैसे तो सारे भाइयों के नाम है सियासत में, MQM में रहे, मगर आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है। ये कैसी ईद रही आज? क्या किया सारा दिन आप लोगों ने? मैं एक एक से जानूँ। मेरे ख्याल में मैं तो हर ईद पे मेरा एक मौका होता है, मैं चिश्ती बरादरान से मिलने आता हूँ, क्योंकि मेरे तो बड़े देरीना ताल्लुकात इनके वालिदैन से भी थे जी, जो कि कारोबारी और एक मारूफ ताजिर शख्सियत होने के साथ साथ मेमन और गुजराती ज़बान भी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने ओल्ड टाउन में काम किया हुआ था। तो मेरे साथ उनकी बड़ी गिरपिट होती थी और उनकी जो तरबियत मैं उनके बच्चों में देखता हूँ और ख़ास तौर पे जो फलाही काम इनका बीड़ा इन सब लोगों ने उठाया वो इनके वालिद से ही मिला। तो मैं मुतरफ़ हूँ इस पूरे खानवादे का की जो खिदमत रही हैं तहरीक के लिए भी रोज़े अव्वल से, और फ्रॉम द स्टार्टिंग जब MQM की बुनियाद रखी गई तकरीबन उसी वक्त से ना, क्योंकि हमने तो ये देखा था कि MQM के बानी बिल्कुल इब्तदा में जब कराची यूनिवर्सिटी में अभी EP में से शुरू हुई और हमने सिंध मेडिकल कॉलेज से भी ज्वाइन किया था, तो कभी कभी हमारे इजलास अगर अजीज़ाबाद 90 के अलावा कहीं होते थे तो साजिद कुरैशी भाई शहीद, जो कि साबिक MPA थे, वो आप दोनों भाइयों के, इन तमाम भाइयों के बहनों ही हैं जी, और उनका एक बेटा भी जो है वो उसमें शहीद हुआ था। तो ये सारा खानवादा जो है ना, वो फिर खालिद बिन वलीद मेरे साथ वाइस चेयरमैन थे वाटर बोर्ड में जब मैं मेयर कराची था, और वो भी काउंसिल में काउंसलर थे। तो उन्होंने वाटर बोर्ड में फराहमी आब, निकासी आब, पानी की तकसीम हो, उबलते गटर हो, उन सारी चीज़ों में जिस तरह मेरा हाथ उठाया, मेरा साथ दिया और जिस तरह एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली, ये कह सकते हैं कि उसी वक्त से ये जो चिश्ती खानदान है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी का जज्बा है। तो आज आप लोगों ने क्या क्या काटा? क्योंकि सुबह आप लोगों को क्या कहते हैं कि मर्दों की ईद होती, लड़कों की ईद होती है अरे सबसे पहले तो हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वही हमारा हवाई इलाका नौज़ादाबाद फारूक आज़म मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा हवाई कब्रिस्तान भी वहीं नौज़ादाबाद में, तो वालिद और वालदा के पास जी दुआ के लिए जाते हैं। फिर बड़े भाई शहीद खालिद बिन वलीद वहीं पे मुदफीन है। उसके बाद हम घर पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम 6 भाई हैं माशाल्लाह, और अब तक 6 भाई साथ रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, जॉइंट फैमिली है? जी, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। और काफ़ी अर्से से और हमारी 6 बीवियाँ भी हैं सबकी तो उसके साथ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और ये मतलब
ससुराल वालों की तरफ से कभी कोई साजिश भी नहीं की 6 भाई अलग हो। इतने अच्छे ससुराल भी इनको मिले, भाभियाँ भी इतनी अच्छी हैं, भाभियाँ भी इतनी अच्छी हैं। अच्छा, और अल्लाह ना करे कहीं कोई प्रॉब्लम होता भी ना, तो मुझे यकीन है कि इन 6 भाइयों ने जिस तरह एका किया हुआ है और जिस तरह आपस में बाहम ये शेर व शकर है, तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह बदखाओं से और नज़र बद से महफूज रखे। ठीक है। अच्छा जी, तो अब जॉइंट फैमिली है तो सबने साथ कुर्बानी की होती है। आज की कुर्बानी आप लोग ने? जी, आज माशाल्लाह बकरे हमने किए, गायें की। बेसिकली असल इम्तिहान जो होता है वो छोटे का बड़ा होता है। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं। मतलब जानवर में छोटा बकरा गाय या मतलब भाइयों? नहीं, भाइयों में छोटा। मुझे भी ऐसा लगा कि हम जानवर की बात कर रहे हैं। नहीं, छोटे भाई है। जब कुर्बानी का टाइम आता है तो भाई नमाज पढ़ के हम कब्रिस्तान से होके आके जब कुर्बानी का टाइम आता है भाई कि यार फलान से चलो भाई। अच्छा, कहते हैं छोटा बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे छोटा वाला फेरता है ना। इनके पास जिम्मेदारी सारी इनकी है। इंतजाम सब छोटा वाला करता है। ये और क्रेडिट बड़े वालों को मिलता है। रस्सी अस्पताल की गिराते हैं हमें। अच्छा, खून आप। अच्छा, सही। ये करके फिर जाहिर सी बात है फैमिलीज का आना जाना, तो फिर क्या पसंद क्या है? क्योंकि हम जिन घर में कुर्बानी होती है, कलेजी तो मस्ट है। बस छुरी फेरी, कलेजी निकली और वो चूल्हे पे चढ़ गई, खवातीन लग गई। यही होता है हमारे घर में। यही है, हमारी सबसे बड़ी भाभी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। जब से उनकी शादी हुई तो जिम्मेदारी उनकी कलेजी तैयार कर देती हैं वो, और फिर हम सारे भाई और फैमिली, क्योंकि भतीजे वगैरह भतीजियाँ सारी साथ ही हम लोग वो माशाल्लाह से बहुत बड़े फैमिली हो, एक खट्टे दस्तरखान लगता होगा, टेबल सजती होगी। तो दस्तरखान नहीं, कॉर्नर मीटिंग भी आपस में कर लेते हैं, जरूरत नहीं थी बाहर से किसी को। अच्छा, एक वैसे तो किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी ना दावतों में, क्योंकि अपने लोग इतने सारे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग है एडिशनल हो जाते, लेकिन हमारी दावतें ही माशाल्लाह से कैटरिंग हमारी बाहर से ही होती है, पूरी फैमिली हमारी आ जाती है। जरूरत नहीं पड़ती बाहर। फारूक भाई तो हमारे चूँकि फैमिली परमानेंट मेंबर हैं फैमिली के, हमारी बकरा हर तकरीब में हमारे साथ होते हैं। तो फारूक साहब, आपने कलेजी के साथ कोई स्पेशल डिश जो कि पुरानी रिवायतों के साथ बनती हो, जैसे ईद पर हमारा शीर खुरमा और कुछ एडिशनल चीज़ें बनती हैं, आपके घर में क्या बना? नहीं, मीठी ईद हो या बकरी ईद हो, शीर खुरमा तो होता ही होता है ना, कंपलसरी है। वो कंपलसरी है, वो तो होता है। उसमें जो मेहमान आ जाते हैं। हाँ, मीठी ईद में और इस ईद में ये फ़र्क है कि मीठी ईद के दूसरे दिन जब मैं ज़्यादा लोगों से और आवाम से और कारकुनों और साथियों अजीज़ों से मिलता हूँ, तो वहाँ एक हलीम जो है वो बड़ा लजीज़ किस्म का, और मैं यही सोच विचार करता हूँ कि मुझसे मिलने आते हैं या हलीम खाने क्योंकि अब बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अच्छा। तो मीठी ईद का वो है। कलेजी ज़ाहिर है कि वो बकरे की ही मैं खा सकता हूँ, तो वो पहले दिन होती है, वो चट हो जाती है, लोग मिलने आते हैं, सेकंड डे भी आते हैं, फिर हमारा शहीदों के जाने का भी एक सिलसिला होता है। मीठी ईद पे ज़्यादा होता है, लेकिन बकरा ईद पे भी हम कुछ शहदा के घर जरूर जाते हैं। ज़रूर जाते हैं। हमारी खुशियाँ साझी हैं, हमारे गम साझे हैं, और हम अपने शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके अहले खाना को कभी नहीं भुला सकते और अपने से कभी अलग नहीं कर सकते। तो ये एक तहरीक का अच्छा उसूल है जब तक कायम है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये ईद हमें ज़ाहिर सी बातें कुर्बानियों का जज्बा सिखाती है, जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे और अल्लाह की जो ख्वाब देखा कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना। मगर आजकल के दौर में और जब हम माजी की बात करते हैं, तो क्या जज्बा कुर्बानी का ख़त्म हो गया है? लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, भाग रहे हैं स्टेटस के चक्कर में। तो क्या फरहान साहब, क्या लगता है कि उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि हम बीइंग का मुस्लिम हम उन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करें जो कि इस्लाम ने हमें सिखाया है? हाँ, बड़ी अच्छी आपने ये मज़हबी हवाले से जो बात की, इसमें बड़ा वज़न है और बड़ा ये जो बेसिक कुर्बानी है ना, जो हम करते हैं बकरा ईद में और ये चीज़ें करते हैं हम, बेसिकली इसकी डीपली मकसद जो है इसका मजहबी एतबार से कुर्बानी, आपने अपने हिस्से की चीज़ स्पेस देनी है दूसरे को, ये है कुर्बानी। असल गोश्त खून इसका इस्लाम में बेसिकली इसका मेन जो फोकस है वो बहुत ही वसी और बड़ा क्लियर है जी। कि आपने लोगों को स्पेस देनी, लोगों की खिदमत करनी है, ख्याल करना है, लोगों की मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को हल करना और अपने हिस्से की चीज़ दूसरे के लिए कुर्बान कर देना।
ये है कुर्बानी। मगर आजकल तो ये होता है कि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि फ्रिज भर लिया जाता है और वो 3-3 4-4 महीने ये कॉन्सेप्ट क्यों, आमिर साहब, ये क्यों हो रहा है? क्या हम इस मुल्क में हैं जहाँ पर महंगाई बहुत है और सब समझते हैं कि अगर बचत कर लें इसी चीज़ में, क्योंकि हिस्से हैं रिश्तेदारों, गरीबों, मोहताजों, फिर आपका अपना हिस्सा। देखिए हर कुर्बानी में 3 हिस्से तो मौजूद हैं, एक आपके मुआज़िज़ और ग़ालिब का, एक मोहल्ले का, एक आपका। जो अब आपका अपना हिस्सा है वो तो आप ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे घर में कुर्बानी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे जो दूसरे बड़े भाई सुल्तान भाई, उनकी वजह से स्ट्रैक्शन है कि भाई घर का कुछ ही रखा है, तो हमारी ये कुर्बानी सारी, बल्कि हम जो जिंदा जानवर है वो भी हम डिफरेंट जगहों पर भेजते हैं, वहीं हलाल करें वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हाँ। ये जज्बा। फारूक सत्तार साहब, ये जो हम देख रहे होते हैं, एक तो चलो ये सवाल तो है, मगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने कभी देखते हैं कि बकरा भाग गया, गाय भाग गई उतारते वक्त, जब आप नौजवान होंगे अभी भी मतलब मैं आपके उस एज की बात कर रही हूँ जब लड़कपन होता है। हाँ, जब तुम लोग पैदा भी नहीं होते अपने आप को इतना छोटा दिखा जब मैं तो क्या कोई इंटरेस्टिंग है, तीनों से पूछूंगी मैं। छोटा था तो बस उस वक्त किसी ने बताया था ये मेयर जा रहे हैं, सब उम्र इतनी कम कर देते। असल में बात बताऊँ, देखिए वो तो मैं उस पर तो आ जाऊँगा कि कौन भागा, कौन किसको भगा के, वो एक अलग कहानी। लेकिन ये दोनों भाइयों के दरमियान भी ना एक कुर्बानी का बड़ा अच्छा सिलसिला है, अच्छा, जिसे कोट होना चाहिए। वो क्या चीज़ है? जब आमिर भाई को नॉमिनेट किया गया एमक्यूएम की तरफ से, तो फरहान भाई की भी नॉमिनेशन हो रही थी ना मेरी तरफ से, तो फिर उसमें हमने ये फैसला किया कि नहीं चले भाई, अब आमिर भाई हो गए तो फरहान भाई अब थोड़ा सा आप ब्रेक लगा लें और आप रुक जाएं। तो फरहान ने कुर्बानी दी, फिर आमिर भाई दूसरी मरतबा भी इलेक्शन लड़े। अच्छा, 2 मरतबा इलेक्शन लड़ने के बाद तीसरी मरतबा फिर आमिर भाई ही को पहले पूछा गया था और कहा गया था, आमिर भाई ने कहा नहीं, फरहान साहब, फरहान। और फिर खालिद भाई ने भी और हम सब ने फैसला किया कि फरहान को टिकट दिया। तो ये कुर्बानी का जज्बा बिल्कुल कि आप। अच्छा, फिर ये देखें इस कुर्बानी का इनको सिला भी इतनी जल्दी मिल गया, माशाल्लाह से, सेनेटर, ये सेनेटर बन गए माशाल्लाह, क्योंकि मेरिट पे आए। ऐसा नहीं कि ये ठीक है शोधा के ख़ानदान से हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, एक पुराना साथ भी है, लेकिन जो स्टेचर चाहिए ना एक मेयरशिप के लिए, वो उसके लिए सेनेटरशिप के लिए, कि लोगों से कनेक्टिविटी हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो, लोगों को जमा कर सकते हो, एमक्यूएम के पैगाम को, इसके मकसद को आगे ले जा सकते हैं और एक सही एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसीलिए हम में से किसी को भी कोई ये शक शुबा नहीं था जब आमिर भाई की सिलेक्शन हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब है कि हमारी ये सिलेक्शन सेनेट में इनकी हद तक तो बहुत अच्छी रही, उसके बाद की ना पूछेगा। हमने 16 वोट दिए थे फैसल वावडा को, बस अब ये मत पूछना कि वो क्यों दिए, मगर प्रोग्राम फिर अगर पूछ भी लिया तो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। चले जी, ये सवाल है मुझे क्या, देखें हाँ। हम दे देते वो, लेकिन कम से कम उसको फैसल वावडा को बहादुराबाद पे आके खालिद मकबूल भाई का और एमक्यूएम का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। चलिए, शिकवे भी बन रहे हैं भाई, ईद का दिन है, ईद पहली रात है और बारबेक्यू बनने के लिए जो तैयारियां वो भी हो रही होंगी, मगर आज हम इतने प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ बैठे हैं जो कुर्बानी का जज्बा भी है वो भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अशद ज़रूरत है बीइंग अ मुस्लिम हम इसको याद रखें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और मुस्लिम्स ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और साथ ही साथ ये मैसेज ज़रूरी है कि जो फ्रिज में जगह है, जो आपका हिस्सा वही अपने पास रखें, वरना मोहताज गरीबों में बांटें, क्योंकि यही कुर्बानी का जज्बा है। हमारे साथ मौजूद है, आपने देखा ब्रेक से पहले बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी। मुझे जानना ज़रूरी, अब तो मुझे जानना है कि किसने बचपन में या जब वो नौजवान होते थे आप लोग, क्या हुआ ऐसा जो अब तक वो मेमोरी याद है आप लोगों को? हमने अपने
अपने मोहल्ले में सुना ज़रूर कि उसकी गाय भाग गई, उसकी बकरी कभी भाग आपके गई। साथ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, इत्तेफाक की बात है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैंने सुना ज़रूर हाँ। कि जी वो गाय छोड़ के भाग गई और 2 दिन बाद मिली। ये गाय ही ऐसी सिलेक्ट करते हैं जो ना भागे, जो इन्हीं की होके रहे। वफादार ये तो आपने कभी नहीं नहीं, हम लोगों ने भगाई बहुत गाय? देखा। और मोहल्ले की भी तो हाँ। गाय अक्सर बच्चे भगा हाँ हाँ, देते हैं। नहीं भागती लड़का- गाय भागी, कसाई जा रहे हैं, पूरा पब्लिक रेवड़ उसके पीछे भाग रहा है, 4-5 मरतबा देखा। हाँ शोर करते हैं जब वो उतरती है, स्पेशली गाय आई गाय, ये तो मोहल्लों की रिवायती अंदाज में जो बच्चे बोल रहे होते हैं। अच्छा, तो बचपन की ईद और अब की ईद में कितना फ़र्क है? वो मेमोरीज याद करते हैं या बच्चों के साथ वो शेयर करते हैं? फरहान साहब। बचपन में बात वो थी, फारूक वाली बात एक निकली, तो मैं फिर उसको ज़रा वो कर दूँ, थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। अच्छा। एक ज़माने में गायें आती थी, अब तो खैर ये फार्म की गायें हैं, इस जी। तरह हैं, तो ये समझती हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ। हमारे जब हम खैर अभी बच्चे ही हूँ, जब थोड़ा सा छोटा था उम्र में तो उस ज़माने में हम अक्सर बाइक जब हम चलाते थे तो कोई अपनी गायें लेके आता था, हम बाइक आगे लेके आके स्पीड देते थे तो गाय भागती थी। तो वो हमने गाय भगवाई हैं। भगवाई है भगवाई है, भागने वालों में से कोई गाय ऐसी नहीं आई है। भगवाई है हमने। अच्छा, तो क्या ज़्यादा क्या पसंद है? बारबेक्यू और इस तरह के खानों की बात अगर कर लें तो फैमिली, मैंने तो खुद देखा है आप लोगों को, बहुत फूडी हैं आप लोग। फारूक सत्तार साहब का इतना नहीं मैं कह सकती, मगर आप लोग बहुत फूडी हैं। नहीं, वो दिल्ली वालों के जब फारूक भाई आते हैं, फारूक भाई फूडी है। अच्छा। और इनकी स्पेशल चीज़ें बनती हैं हमारे हाँ। घर। और दिल्ली वालों का शौक ही यही है कि अच्छा कुछ खुराक भी- मतलब वहाँ थोड़ा ज़्यादा खा लेता हूँ, इनके यहाँ जब भी आता हूँ ना, माशाल्लाह इनके यहाँ के जो पकवान है अच्छा, हमारी उसकी। जो पकवान बनता है घर में जो है उसे हमारी खवातीन बनाती हैं। बाहर से हमारे नहीं आता। जी, सारी भाभियाँ हमारी, और वो पुराने वही जो पुरानी रेसिपी हमारी दादी या नानी या वही रेसिपी से। तो कभी खुद कुक किया आप लोगों ने तीनों ने? हाँ हाँ, तब मैंने तो काफ़ी किया। हम कढ़ाई गोश्त में एक हाँ। बारबेक्यू करते हैं। खुद ही बनाते हैं। एक चीज़ आप कि हमारे घर में मसालात जो होते हैं वो बकायदा इस पे ना ग्राइंडर या उस पे नहीं बनते, सिलबट्टे। हाँ। सिलबट्टे में कूटते हैं, ज़बरदस्त। सिलबट्टे पे पिसते हैं, अच्छा, तो फिर वो टेस्ट भी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप हमारे नहीं कोई- बनाते हैं? नहीं, मैं तो बातें बनाता हूँ सिर्फ। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं बनाया आपने? अंडा बना लेता हूँ और चाय बना लेता हूँ। अच्छा। ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये बर्तन धो लेता हूँ, जो मेरी बेटियाँ अमेरिका से आती हैं अच्छा। तो वो तो कहते हैं हमारे काम में तो हस्बैंड्स भी धोते हैं, फादर्स भी धोते हैं, तो आप क्यों कोई अनोखे हैं क्या? चलें, वो लाइन पे लगाती हैं और बर्तन धुलवाती हैं मेरी आप लोग बेटी। ऐसे सियासतदान हैं जिनका बहुत किरदार रहा है पार्टी में भी, और लेजिस्लेशन की बात कर लें, कानून साजी की बात कर लें, तो और एक इस शहर में जो कि बहुत बड़ा शहर है, मसाइल बहुत है, पार्टी के हवाले से क्या हिदायत मिलती है बकरीद पे स्पेशली आप लोगों को? ईद के लिए जी। नहीं, पार्टी की हिदायत और जो उसूल है उसमें तो शोधा को याद रखना, उनके यहाँ जाना, और जो निचला तबका है, मतलब जो मुतवम्मिल तबके के या जो खुशहाल तबके के लोग, यानी ईद की खुशियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करना, उसके कोई भी तरीका, कोई भी ज़रिया हो सकता है। बिल्कुल। और उसमें बच्चों में ईदी बांटना, मोहल्ले के बच्चों में ईदी बांटना, और भतीजे भांजे जो चाहे कज़न्स के बच्चे हों उनको भी ईदी देना। तो मतलब जो बचपन में हमने लूट मार की थी, तो जाहिर है कि अब उस लूट मार में लोग हमें लूटते हैं, तो हम रज़ाकाराना लूटते हैं कि भाई चलो भाई बच्चों को ईद दे रहे हैं। तो ये खुशियाँ बस, और क्या। और जब वालदा हयात थी तो सबसे पहले उनके पास आके उनका हाथ चूमना, उनकी दुआएं लेना, सर पे हाथ उनसे फिरवाना, तो खैर वो ईद तो बिल्कुल ही अलग होती थी ना। पहले अपनी माँ का हाथ चूमना, फिर बच्चों की माँ का हाथ चूमना। अच्छा, मैं आप दोनों से जानूंगी, माशाल्लाह से आप लोगों की फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो ये जो ईद है वो दूसरों के लिए, उन मोहताजों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन लाचारों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको कन्वे करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। तो ये जज्बा जो है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करना ज़रूरी है कि कुर्बानी का जज्बा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जज्बा जो है आजकल लोग भूल चुके हैं, इसको किस तरह से रखा जाए, और आने वाली नस्लें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, गैजेट्स का दौर है, बच्चे उस तरीके से जो सेलिब्रेशन हम पुराने ज़माने में होती थी या चलती आई रिवाज अब वो हम नहीं देख रहे। तो क्या ज़रूरी आप लोग समझते हैं कि इसको बरकरार रखा जाए? खुलूस नीयत के साथ जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत बहुत होती है, और हमारी ख्वाहिश भी ये रही होती है कि कुर्बानी जो है
हर लेवल पे दिया है। तो अभी तो जानवर कुर्बान कर रहे होते, लेकिन हर दौर मगर अभी तो दिखावा हो गया ना कि आप जब आपके घर में कोई भी जानवर आता है तो आप सबसे पहले एक सवाल होता है कितने का लिया। कहा जाता है कि 20 लाख, बोलते हैं हमारे तो 25 लाख के है। तो क्या ये हम आने वाली ये नस्लों कंपटीशन है, को कंपटीशन की तरफ लेके जा मेरे रहे ख्याल से कंपटीशन कम होना चाहिए। पहले बेसिकली ये शायद बड़ों का काम नहीं होता है, बच्चे जो हैं आजकल बड़ा जोर देते हैं कि आप बहुत तगड़ा जानवर लाएं, बहुत महंगा जानवर लाएं, लेकिन हम भी लाते थे। और पिछले 5 साल में हम 6 भाइयों ने डिसाइड किया है कि आप कुर्बानी को बढ़ा दें। जी। अगर हम 40 लाख को जानवर लाते थे, अब हम 40 लाख में 4 जानवर ले आए। उससे ये है कि जो मुस्तहिकीन है उनमें गोश्त भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका मेरे हमें सवाब भी ज़्यादा मिल जाता है। अगर मैं 25 लाख में 1 जानवर ले, 5 जानवर ले आते हैं, आप जब बकरा ईद में आपने देखा होगा बाहर काफ़ी जानवर खड़े हुए, बस इसका 3 दिन पूरे चलेगा, आखिरी दिन ऊँट भी हो जाएगा, उसमें बड़ा रश होता है ऊँट वाले दिन। अच्छा, तो लोग खुद आ रहे होते हैं, खुद आ रहे होते हैं, फिर उनका कुछ ज़्यादा लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते वो हैं। इस्तिताअत नहीं रही फरहान साहब जो पहले हुआ करती। तो क्या सिर्फ हम कुर्बानी क्या दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह की कुर्बानी के लिए ही ज़रूरी है कि वो आने वाली नस्लों को सिखाया जाए कि ये कुर्बानी का जज्बा है? देखिए, ये तो हमने ही अपने नीचे जो आने वाले बच्चे हैं हमारे, उनको बताना है, समझाना है कि कुर्बानी बेसिकली, ठीक है, कि गोश्त, ये खून, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, देखिए उन जगह पे, देखिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो गोश्त उस जगह पहुंचाएं डायरेक्टली कि जो बेचारों ने नहीं जो यूज़ करते। मकसद यही है ना, देखिए कि उस जगह, अब हमारा क्या होता है कि हमने ज़िबा किया, लोग जो करते हैं, जो हमने एक्चुअली देखा है, लेकिन हमारा तरीका डिफरेंट है कि लोग तो बोलते भाई काटा अपनी जान छुड़ाते, जो आया दिया और डीप फ्रीज़र भर दिए। तो लाइट मूड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीप फ्रीज़रों में ना ड्यूटी डबल कर दें कि लोग डीप फ्रीज़र ही मतलब एक चले और टैक्स लगा रहे हैं यार, ज़रूरी ऐसी बहाने टैक्स लग रहे हैं और टैक्स लग रहे नहीं, हैं। डीप फ्रीजर पर डीप फ्रीज़र पर खाएं। स्टॉप ना करें, सिर्फ रमज़ान तक के लिए, 1 महीने तक के लिए अच्छा। डबल कर दें। उसमें ये हाँ, होता है ना क्योंकि कि भाई बांटना है आपने लोगों को, जिनके लिए हमने कुर्बानी है, जिसकी करनी है, उनको देनी है। तो जिस रोबोट एरियाज हैं जहाँ लोग बेचारे मुस्तहिकीन जनरली, तो वहाँ खुद जाके आप दें। मैं अक्सर ही करता हूँ, जो भी जब बकरीद के दिनों में मैं अपनी हाई रूफ हम लोग कराते हैं और उसमें हम भर के जो है ना उन एरिया में ले आते हैं जिन्होंने बेचारों ने नहीं 6-6 महीने गोश्त नहीं खाया होता, 7 साल गोश्त नहीं खाया होता। ये हम क्या कहेंगे कि आने वाली नस्लें भी ये कुर्बानी का जज्बा रखें, ना कि सिर्फ दिखावा करें? मेरे ख्याल में ये तो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं ना, उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात और जो लोग हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है। उल्मा है जो मजहबी, उससे तो उनको भी इस चीज़ का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। और इस हद तक नुमाइश होती है जानवरों की कि ऐसा लगता है कि वो जानवरों की गाय की कैट वॉक हो रही हो ना, तो वो फैशन भी शो टाइप, हाँ, वो बिल्कुल। भी शो जैसे होता है, तो वो भी होता है अक्सर जगहों पे मैंने देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, इसकी हौसला सीखनी होनी चाहिए। तो ये भी उल्मा भी करें और सियासी जमातों, उनके काबरीन को भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब ये हमारी MKM बनी थी तो शुरू में तो कुर्बानी का इतना ज़्यादा जज्बा था कि मुझे सबसे ज़्यादा पक्के इब्राहिमी, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने वाले और सबसे ज़्यादा पक्के सुन्नत इस्माइली पर अमल करने वाले MKM में ही नज़र आते थे। कि अगर नौकरियों का कोटा आया किसी एक यूनिट में, तो वो कहते थे कि अगर किसी के हिस्से में आ रही तो कह रही नहीं, मेरी जगह उसको दे दे क्योंकि वो ज़्यादा मुस्तहिक। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा वक्त ने पलटा खाया, थोड़ा सा मौका परस्ती, अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसी आ गई, तो पता चला वो यूनिट इंचार्ज है, एक ही उसी ने सारी नौकरियाँ जो है वो देखिए। तो अभी है ये सिस्टम है पार्टी में? इसको अब हम लोग सब मिलके इस रुझान को ख़त्म करने की कोशिश करें ना, और इसमें मेरिट हो, इंसाफ के साथ हो, फिर सबको नौजवान हक नस्ल मिले, को। वो मोहब्बत, वो भाईचारा, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हम दोबारा कायम करें ना। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि दोबारा ये अक़दार, ये वैल्यूज़ जो सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत इस्माइली है, वो दोबारा से MKM में कम से कम उजागर हो जाए। बाकी पूरे मुल्क को भी हम संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, ये प्यारे लोग, प्यारी प्यारी बातें और कुर्बानी का जज्बा जो है वो भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं ताकि आने वाली नस्ल में जो दिखावा हम देख रहे हैं आजकल वो ना हो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
हम तो बात कर रहे हैं ईद की और हर जानिब यही देख रहे हैं कि खाने बनाने की तैयारी हो रही है, बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। एक घर से दूसरे घर मेहमान जा रहे हैं, रिश्तेदारों में पार्टियां हो रही हैं, फ्रेंड्स बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, हर जगह खुशबू ही खुशबू है खाने की। और साथ ही साथ हमारे साथ जो मेहमान है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट डे, क्योंकि आज सुबह से कुर्बानी हुई सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए, और अब खाने बनाने की तैयारियाँ भी कहीं चल रही हैं, कहीं मौज मस्ती चल रही है। मगर अब कुछ डिफरेंट चाहते हैं, क्योंकि एक तो सेनेटर है हमारे साथ, फिर फारूक सत्तार से अब किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, आमिर साहब जो कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है। तो अब देखते हैं कि ये कितने अब इंटेलिजेंट रहे हैं या सिर्फ कानून साजी में ही दिमाग चलता है। बस छोटे छोटे से हम कुछ सवाल, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, अगर जवाब नहीं दिया तो आपने देखा ये ट्रे है, इसमें से कुछ भी आपको खाना पड़ेगा, चाहे वो मिर्ची हो, लेमन हो या कुछ भी हो। तो आज आप लोग ये अच्छा ये देखेंगे कि ये कितने 5वीं पास हैं या नहीं है, ये कह सकते हैं। चलिए जी, पहला सवाल आमिर साहब आपसे करेंगे। ये मिसरा है, एक दुआ है अल्लामा इकबाल की, उसको कंप्लीट करें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह शम्मा नहीं यार, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। नहीं ये मिसरा नहीं, लेकिन चमकने से उजाला हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा ये इसका नहीं है, इसके ये पहले वाले यार खाना चाहिए, बताओ ये खाना क्या, अब आप उठाएं, आप अपनी मर्जी से। अच्छा जी, हमने बड़ी डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कैमरे में कि लेमन है, कुछ सॉसेस हैं और कुछ मिर्चें, बड़ी हार्ड मिर्चें हैं। क्या खाएंगे आमिर साहब? मैं नींबू नींबू। अच्छा ले लो। इसको दाल ही खाना? नहीं थोड़ा सा चख जी भाई ये असेंबलीज में पढ़ते थे, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इसके बाद का मिसरा आपने बोलना है फारूक साहब। फिर मुझे भी हाँ, इसके बाद इसके बाद का मिसरा आपने कहना है। इसके बाद का जी चले, मैं आपको एक लाइन दे देती हूँ। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब। जिंदगी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। नहीं दूर दुनिया का मेरे दम से उजाड़, अंधेरा हो जाए, हर तरफ मेरे चमकने से उजाड़। बाकी तो शेर याद है ना उसकी भी। नहीं जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब। इल्म की आगे बोलो, इल्म की। चलें अब टाइम खत्म आपका। अब मैं ये क्या, इसमें क्या है? ये हाजमूला है। हाजमूला खा लेते हैं। हाँ ये खा लेता हूँ। चलें जी, अब मैंने साहब की बारी है। तर्जुमाने माजी शान हाल। नहीं नहीं अब आप पहले तर्जुमाने माजी शान हाल। शान हाल मरकज़ यकीन शाद बात। नहीं तर्जुमाने, चलें नहीं अच्छा जी, तर्जुमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। ये आखिरी जुमला था कौन। चलें जी, अच्छा बस हम क्योंकि ये लाइटर मूड में कुछ सवाल आते हैं। SOP का फुल एब्रीविएशन क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन जी भाई, इसके लिए तो एक अस्पताल चला अच्छा जी, ये टेक्निकल सवाल है बट ये ऐसे ATM अच्छा नहीं, आपने नहीं बोलना है। Automated- आपने नहीं बोलना है, Automated- वरना आपने मिर्ची खानी है। ऑटोमेटेड टी मशीन क्या है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनी में है ATM। ATM का नहीं मुझे पता नहीं आपको? पता, मैं तो कभी चला ही नहीं। हैं? टेलर सर। अच्छा, हाँ टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आप देंगे इनको ना? चाहिए मैं पहले ली हुई है, मैं वही खा रहा हूँ। फिर ना तू कुछ थोड़ा सा। मैं पूरा वक्त ही खाता। नहीं कुछ थोड़ा सा। क्या कुछ और? हाँ, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया थोड़ा सा। चले हम आपको मान लेते हैं। चले नहीं चला अच्छा सही है। बा मिर्चें लगेंगी। अच्छा जी, फरहान साहब FIR। अच्छा जी, ये आपसे पूछूंगी आमिर साहब, 2 कौमी नज़रिया किसने रखे? तो कौमी नज़रिया
ये बच्चों वाले सवाल हैं जो जनरल नॉलेज। बड़े नहीं बड़े यार, सवाल देखो उसमें इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है ना, दो कौमी नजरिया सैयद बताऊंगा। बिल्कुल सही है। हाँ और क्या, सही बिल्कुल है। सही है। अच्छा, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? चाइना ने नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान 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 हाँ, बिल्कुल ईरान है। ईरान ईरान। अच्छा जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मगर शायद आपको पता हो क्योंकि आप चाइना एक 48 में ऐसे आज़ाद हुआ था। इतने मोतबर पार्लियामेंट उसमें नेशनल असेंबली में बैठते हैं। कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बना और कब तक रहा? 1947 में आई थिंक बना था और 1956 तक अयूब खान के दौर में। नहीं 47 नहीं सॉरी 70 नहीं बांग्लादेश नहीं वो तो बहुत 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 नहीं है 60s में 48 से 60 तक मेरा ख्याल। बिल्कुल आप सही हैं। 48, आप 60 12 मार्च 1948 को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना और 31 जुलाई 1960 तक रहा पाकिस्तान कराची दारुल हुकूमत पाकिस्तान का। उस जमाने में पैदा नहीं हुआ था 58 यार 2 साल का तो फर्क है। चले जी भाई, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। अच्छा जी, मैं कुछ नाम बताऊंगी, अगर ये नहीं होते तो उनके पास क्या होता? मुराद अली शाह साहब अगर वजीर आला नहीं होते तो आप उनको क्या डेजिग्नेशन देते? वो एक बैंकर थे। बैंकर, बैंक में अच्छा कर लेते वो। हाँ, मैं बैंक इंजीनियरिंग की है बैंक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब अगर सियासतदान नहीं होते तो क्या होते? एडमिनिस्ट्रेटर होते कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर है। मरियम नवाज। मरीम नवाज अगर वज़ीर आला ना होती तो अगर आप कहते हैं अगर वो वजीर आला नहीं होती या सियासतदान नहीं होती तो आप IG पंजाब होती ना। पर्सनैलिटी को देखते हुए IG पंजाब होती। पंजाब होती है, गिरदारी में अच्छी होती है। ऐसा ही था? क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसमें से क्योंकि वो ड्रेसेस जो आजकल उनकी माशाल्लाह से वो जो बड़ी कहते हैं ना खूबसूरत और अपने आप को कैरी अच्छा तरीके से करती हैं। तो अभी तो वायरल भी बहुत हो रही है जो उन्होंने ड्रेसेस जो परेड में पहन रही हैं वो। मेरे ख्याल में उनके जो घर का मजमूई माहौल है ना, तो उसमें मेरे ख्याल में हाउस वाइफ होती, टीचिंग में होती या किसी इस किस्म के प्रोफेशन में। हरीम शाह टिकटॉकर नहीं होती तो वो क्या आप समझते? जानते हैं। नहीं। अच्छा, फारूक सत्तार साहब से ये बात पूछते हैं। हरीम शाह, वो तो आपके साथ एक वीडियो भी बड़ा उन्होंने वायरल किया था। वो कुछ भी होती है ना, जिसके लिए मुसीबत लानी थी वो ले आती। सही बात है, तो होती है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आमिर खान जो कि MQ में रहनुमा है, आमिर खान क्या होते हैं अगर वो सियासतदान नहीं होते तो? जैसे अभी हैं, कारोबार कर रहे हो? कारोबार कर रहे हैं। मतलब जैसे मतलब आजकल एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, हाँ। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इमरान खान इमरान ये खान तो मुश्किल फिर हैं? मुश्किल है क्या? नहीं इमरान खान क्रिकेट के ही कुछ होते, मतलब वो कोच वोच होते, कोई उसी में पॉलिसी में होते हैं, PCB में कुछ होते हैं, या क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कोई काम कर रहे होते हैं। आफाक अहमद। हाँ क्या बात, अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो वही वाले किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटर होते क्यों? या किसी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होते हैं। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, पार्टी में सबसे ज़्यादा जैसे मीटिंग होती है, हंगामी कोई इजलास हो गया, उसमें शिरकत करनी है, सबसे लेट लतीफ़ कौन है जिसकी डांट पड़ती है सबके सामने कि इतना लेट हो गया है, 4 बजे की मीटिंग है, 3 बजे की मीटिंग? वैसे तो ज़्यादा लोग इन टाइम पहुंच जाते हैं, लेट होते हैं। नहीं, मैं हो जाता हूँ लेट। इनको डांटता हुआ ही नहीं। मगर इनको डांट नहीं पड़ती है। मीटिंग शुरू ही जब होती है। हाँ, तो आप हमेशा लेट लतीफ़ रहें। हमेशा नहीं, हो जाता है, मेरे इंसिडेंट्स लेट होने के ज़्यादा है। और जैसे होता है ना किसी पार्टी में कोई ऐसा होता है कि वो ड्रामा क्वीन या ड्रामा प्रिंस कहलाता है कि भाई अब इन्होंने स्टार्ट किया है तो ये बनी नहीं होंगे। अच्छा, ये दोनों मुस्कुरा रहे, मैं आप दोनों से करूँगी फिर आपके ऊपर आऊँगी, आप बताएं आप। नहीं, मुझे वाकई इतना आइडिया नहीं है, इतना ड्रामा कौन है। फारूक भाई को इसमें ज़्यादा तजुर्बा है। तो इतनी लंबी लिस्ट है ना, नहीं तो फिर बताना बता पड़ेगा। नहीं सकते, वो अजाब कुरान पूरा हो जाएगा। नहीं, फिर भी जैसे कि लाइट मूड में भी सब उनको ले रहे होते। अच्छा, इनको कोई नहीं बोलेगा तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं इन दोनों का जवाब आप दें। नहीं, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अब्दुल कादिर खानज़ादा जो है वो थोड़ा सा
सवाल जब पूछते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता कभी कभी कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये उनकी डांट पड़ती है कभी आप? अच्छा, आप लोग से एक सवाल है कि छोटा सा, कि क्या कभी पार्टी में डांट पड़ती है? क्योंकि एक पार्टी है, अगर कोई गलती हो गई है, कुछ ऐसा हो, कभी पड़ी है खालिद भाई से, फारूक भाई से या मुस्तफ़ा भाई से? पार्टी की डिसिप्लिन है, उसमें डांट में अपनी जिम्मेदारी का इस लेवल पे पहुंचते ही यहाँ पे जब आपको जिम्मेदारी का तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथी अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो डांट तो आज तक मैंने ना सुनी ना मुझे पड़ी। तो किसी को पड़ती है? नहीं, हमने खालिद भाई से कहा है कि हम भी कोताही करते हैं, मुस्तफ़ा भाई ने भी कहा मैं भी कोताही करता हूँ, और हम चाहते हैं कि आप हमें डांटे भी। मतलब ठीक है, ठीक है, हम बज़ाहिर ये कलेक्टिव लीडरशिप है, एमक्यूएम में कलेक्टिव लीडरशिप है, इज्तिमाई क़यादत है, लेकिन उसके बावजूद भी एक एहतराम होता है ना कि भाई एक ओहदे का एहतराम है, एक ज़िम्मेदारी फिर उस ओहदे के लिहाज से उनकी ज़्यादा आ जाती है। तो जब हम उनके साथ बात करते हैं तो कभी कभी बहुत सारी खुली ढली बात भी करते हैं कि पार्टी के अंदर जब हम गैप्स देखते हैं तो हम भी उनसे ये कहते हैं कि देखें आप हम आपको इसलिए ये सारी बातें करते हैं कि आप फिर सबके कान भी खींचें, सबको डांटे भी और सबको समझाएं। ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ सवालात जो हम कर रहे हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वंस अगेन ईद मुबारक। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान चिश्ती साहब, आमिर चिश्ती साहब और फ़ारूक सितार साहब, जो कि हम मौजूद हैं आमिर चिश्ती और फ़रहान चिश्ती साहब के एक घर में, जो कॉमन घर है, जो सब फैमिलीज़ इकट्ठे होती हैं यहाँ पर दावतें हो रही होती हैं। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले आप लोगों से पूछ रही थी कि डांट पड़ती है, मगर अगर सियासत बनने का ख्याल कब आया आप लोगों का? किस जज्बे से आए? और क्योंकि अब कहा जाता है कि पार्टी में, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें तो आपके पास पैसा होना लाजमी है, तो अब जब ज्वाइनिंग दी आपने, आप लोग तो खैर आपके वालिद साहब और आपके तमाम बड़े भाई वगैरह इस चीज़ में, सियासत में रहे, तो क्या जज्बा था जो सियासत में? किसी खिदमत का जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे वालिद साहब ने माइग्रेट किया दिल्ली से, तो उस वक्त भी वो फ्रीडम फाइटर थे, तहरीक आज़ादी में उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। जब वो पाकिस्तान आ गए तो चूँकि तहरीक थी, पाकिस्तान बन गया था, तो उन्होंने अपने आप को कारोबार की तरफ रुजू कर लिया। और जब हमने देखा कि कराची के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी और जो उसके हकूक़ हैं वो नहीं दी जा रहे, जो अब तक नहीं दी जा रहे, तो लाजमी है किसी न किसी को आवाज़ उठानी होगी। तो जब तहरीक में AP में सबसे बड़े पहले मेरे बड़े भाई सुल्तान चिश्ती, नासिर चिश्ती, सारे भाई आपके माशाल्लाह से रहे, सारी एक ही तहरीक के अंदर रहे हम लोग, और अब तक बड़ा फास्ट किरदार अदा कर रहे हैं। तो वही एक जज्बा था कि हुकूक, लेकिन अब तो सिर्फ कराची का मसला नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये पाकिस्तान अब बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो हमारे माशी इस्तेकाम की बात है और ये जो सियासी इस्तेकाम की बात हो रही है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी इस्तेकाम से पहले माशी इस्तेकाम के घर में खाने को नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप महफूज नहीं रहेगी। ठीक है। तो मेरा तो बड़ा फर्म बिलीव है कि आपको माशी इस्तेकाम के लिए तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर हमने कोई हिकमत अमली तय करनी होगी। उसका नुकसान हो, नफ़ा हो, इज्तिमाई नुकसान होगा, इज्तिमाई नफ़ा होगा, मगर कुछ ना कुछ हल, अच्छा हल निकलेगा। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर आपने टैक्सेशन नहीं बढ़ाया अपना, आपने और अपना गवर्नेंस को बेहतर नहीं किया, तो बहुत पॉसिबल है कि हम कोलैप्स हो जाएँ। तो हमारी अल्लाह से दुआ यही है, और तमाम मेरी दरख्वास्त तमाम सियासी जमातों से भी और तमाम इदारों से यही है कि इस दफ़ा हमें एक मुश्तरका डायलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही फारूक साहब। ये तो बात हम जाहिर सी बात है मौजूदा दौर की कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान जिस डगर पे, जिस नहज पे पहुँच गया। अगर MQM नहीं होती और सियासतदान बनना होता, तो कौन सी पार्टी जो आप समझते हैं कि उसमें ज़रूर होता? मैं ऐसी कौन सी पार्टी जो MQM को टक्कर देती है? नहीं, मेरे ख्याल में हम सब लोग MQM में हैं, तो उसकी एक वजह तो आमिर भाई ने बताई ना जी। वरना कोई सियासत बराए सियासत या सियासत के शौक़ में हम नहीं आए सियासत में। हालात ने, नाइंसाफ़ी ने, इम्तियाज़ ने, कोटा सिस्टम ने जिस तरह मेरिट का कत्ल किया, सिंध के शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ना डॉक्टर बनने दिया, ना इंजीनियर, ना लॉयर, ना अकाउंटेंट, ना किसी और ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में
जहाँ वो उसके नंबर अच्छे थे, अच्छा ग्रेड, अच्छे ग्रेड से पास हो, लेकिन कम नंबर वालों को दाखिले मिलते थे और अच्छे नंबर वालों को नहीं। तो मेरे ख्याल में वो जो नाइंसाफ़ी थी, इसी तरह नौकरियों में भी कि भाई आपका कोटा 40% है कराची, हैदराबाद, सक्कर और बाकी दही सिंध का जो है वो 60% है। कहीं और ये कोटा सिस्टम नहीं, कहीं और दही पंजाब, शहरी पंजाब, दही बलूचिस्तान, शहरी बलूचिस्तान, दही KP के, शहरी KP के, कहीं नहीं है, सिर्फ सिंध में है। अच्छा, अब सिंध में है तो फिर चलें जो 40% का कोटा है दही का वो मिल जाना चाहिए। वो भी ना मिले, मेरे बेटे मेरी बेटियां लाहौर का डोमिसाइल नहीं बनवा सकती अगर कराची से हैं, वो लाड़काना का डोमिसाइल नहीं बनवा सकते। लेकिन पूरे मुल्क से कोई भी आ जाए कराची में और अभी कराची में आए और जाए डोमिसाइल बना ले, तो यहाँ के डोमिसाइल का निज़ाम इतना फ्रेजाइल है, इतना सबके लिए आसानी से अवेलेबल है। तो मेरे कोटे पर भी 3.5 लाख नौकरियाँ गुज़िश्ता 15 सालों में कोई और ले गया। अच्छा, वो भी मेरे भाई हैं, बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, लेकिन किसी का हक मार के किसी को आप देंगे तो आप एक इतनी बड़ी तकसीम जो जहन तकसीम होती हैं, दिल तकसीम हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुँचता है ना। सारी इकाइयाँ बाहम जिन्हें शीर व शक्कर होकर एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तानी कौम तश्कील देनी है, तो वो तो फिर शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा वो ख्वाब, तो ये कैसे होगा, फिर नहीं हो सकेगा। तो वो जब शुरू हुआ था तो उस वक्त से यही फीलिंग थी, मुझे खुद दाखिले में मुश्किल हुई थी, तो इसलिए फिर मुझे दोबारा 10 पेपर मैंने दिए, तो पहले 1 नंबर से दाखिला रह गया, फिर जब दाखिला मिला तो लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों मिला, कराची में नहीं मिला, 1 नंबर से वहाँ रह गया। मेरे वालिदैन ने इस तरह मुझे रुख्सत किया था जैसे बेटी को विदा करते हैं रोते हुए, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो फर्स्ट ईयर फूल के नाम पे जो हमारी मरम्मत और शामत आई वहाँ पर, जो कुछ हुआ हमारे साथ, तो हमने तो कान पकड़े और वापस आ गए। वो तो मुझे एक मिल गया म्यूचुअल माइग्रेशन, तो मैं वापस आ गया। एक मेरी जगह कोई लड़का लियाकत मेडिकल कॉलेज चला गया, बाकी लोग तो नहीं आ सके। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये सारी अगर ये जो जहाँ इस तरह की पॉलिसी है जो डिवाइसिव है, जो तकसीम करती है किसी भी सूबे के लोगों को, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से हम लोग तो, वरना मेरे तो जद्दी पुश्ती में देखिए, वरना पूरे मुल्क में क्या पीपल्स पार्टी PMLN में तो खास तौर पे, और बाकी जमातों में भी, इवन PTI में भी मौरूसी सियासत है। एक ही फैमिली के 5-5 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक MNA बन रहा है, एक MP बन रहा है, दूसरा बल्दियात का उसका शहर का मेयर है या नाजिम बन रहा है। लेकिन MQM में ऐसा नहीं है, ये वाहिद पार्टी है जिसके दरवाजे मिडिल क्लास के लिए, आम नौजवान के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए, फिर बहनों और बेटियों के लिए भी उसी तरीके से। तो मेरे ख्याल में अगर कोई पार्टी पाकिस्तान ईमानदारी से है, और PTI से एक उम्मीद थी लेकिन फिर खत्म हो गई, मतलब मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने भी फिर वही रास्ता इख्तियार कर लिया, मौरूसी सियासत। फिर इलेक्शन में पैसों की रेल पे सबसे कम खर्च बाला नशीन इलेक्शन MQM के होते हैं, यानी कम से कम पैसे में निपटा देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मॉडल भी तो कायम होना चाहिए। तो अगर ये मॉडल कायम नहीं होगा तो फिर आपने सीखा कि वही पैसों के रेल पहले कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, तो जिसके पास पैसे होंगे वही ज्वाइन करेगा, या वो उस खानदान से होगा जिसकी पहले से सीटें रिजर्व हैं। तो इसीलिए तो आज पाकिस्तान का ये हाल है, और बद से बदतर हो रहा है। और इस वक्त तो हम उस जगह पहुँच गए हैं, अब होनी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल ऐसा ना और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब इसलाह नहीं की और इन्होंने जो हिम्मत की कि कौमी मशावरत नहीं, बिल्कुल एक होना पड़ेगा एक पेज पर। अपोजिशन की PTI को भी समझना है कि सिर्फ हुकूमत को गिराने से, ख़त्म करने से, असेंबली का पहिया जाम कर देने से कुछ नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। उनसे आवाम सवाल करेंगे महंगाई, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए क्या। ठीक है फरहान साहब, पहले की सियासत और अब की सियासत में कितना फ़र्क है? क्योंकि आपके बुज़ुर्ग और आपके बड़े भाई, क्योंकि आप घर में सबसे छोटे हैं, सियासत देखते हुए आए हैं, और फिर जब MQM बनी तब से सियासत देख रहे हैं, और अब इस सियासतदानों को कितना किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की बहाली के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, ताकि हमारा मुल्क शादोबाद फिर से हो जाए? लेकिन नाइंसाफ़ी और महरूमी जहाँ होगी तो वहाँ अनारकी हर चीज़ फैले, ये जड़ है। तो नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना इस शहर का अलमिया यही है। नाइंसाफ़ी हुई, रास्ता हुआ, MQM आई, कोशिश की उस ज़माने में, लेकिन जो हालात आपके सामने, जो मामलात हुए, जो MQM बनती देखी मैंने मैंने MQM के वो भी टूटती भी देखी। तो मैं तो वो हर हालात देखा। जी, तो देखें उस ज़माने में एथिक थी,
पॉलिटिशियन में एथिक थी, बड़े पॉलिटिशियन थे, अपनी चीज़ पे पाबंद रहते थे। उसूल थे। उसूल। मुश्किल है अभी सियासत करना, जिस तरह से सब वाज़े तौर पर नाम तो नहीं मगर हाँ, किरदार नहीं देखें सबका है बिल्कुल सियासत में भी, तो क्या सियासत करना मुश्किल हो गया? अब बहुत मुश्किल है सियासत में। मुश्किल। अब यही, लेकिन नज़रियाती सियासत कायम हो, मफादात की सियासत ख़त्म हो, तो ये चांस ले सके। फिर दूसरा, हर पार्टी में जो उनकी आला क़यादत है ना, वो उम्र के उस हिस्से में जो 50, 55, 60 से ऊपर चलेगी, और कुछ तो 70 से ऊपर चलेगी। उनको तो सोचना है कि उनके आगे नीचे की लीडरशिप कहाँ है। सिर्फ मरीम नवाज़ शरीफ ख़ानदान से आ जाएं या हमजा शरीफ आ जाएं, तो ये कोई तो क्या एमकेएम कर रही है इस पर काम, ताकि आने वाली नौजवान नस्ल और कराची की जो नौजवान नस्ल है उसको मौका दिया जाए? एमकेएम को करना है, और एमकेएम ही करेगी, मैं समझता हूँ। खालिद भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, मेरे दरमियान ये तय है कि हमें जितना जल्दी मुमकिन हो, हम एक अच्छे, साफ़ सुथरे, पढ़े लिखे और एक नए लोगों की बहुत बड़ी टीम जो है लोगों के सामने ला के। ठीक है। क्या मैसेज देंगे इसके मौके पर आवाम को, कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? मेरा तो बड़ा पैगाम यही है कि भाई मेहनत करें, और ये जो आखिरी मौका है हमारे पास, और पाकिस्तान को बचाने के लिए खुशहाल, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमारा ख्वाब देखा था, खुशहाल, पुरअमन, रोशन पाकिस्तान, उसके लिए बहुत कम वक्त रह गया। और इस पर तो मुश्तरका तौर पर जब तक इस पर अमली नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम वो चीज़ अचीव कर सकें जो कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब। कुर्बानी देनी पड़ेगी अब नौजवान नस्ल को, पूरी कौम को, क्या मैसेज है? इस वक्त अलमिया ये है कि वो नौजवान इतने बदजन है हालात से, और उनका एतमाद इतनी बुरी तरह से मुतज़ल्ज़ल हुआ है सियासी जमातों, उनके काबरीन पर, कि हम देखें कि वो सबकी ख्वाहिश दिल में यही है कि बस किसी तरह वालिदैन की जमा पूंजी को लेकर मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क चला जाऊँ, पढ़ने के लिए चला जाऊँ, नौकरी करने के लिए चला जाऊँ। 12 लाख लोग तो 2 साल के अंदर चले गए, जिसमें से 6 लाख कराची से नौजवान। ये ब्रेन ड्रेन भी है, ये यूथ ड्रेन भी है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अब इसको रोकने के लिए नौजवानों को ये कुर्बानी देनी है कि सारे नौजवान नहीं जा सकते, तो कुछ न कुछ नौजवानों को आगे आके सियासी जमातों में अपनी जगह बनानी होगी। हम तो कह रहे हैं कि वो आएँ और अपनी जगह लें, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जाकर पाबंद करना होगा अपनी बड़ी क़यादत को कि वो नौजवानों को मौका दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुंतखब नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन में उम्मीदवार बना के उतारे, उन्हें आगे आना होगा। फरहान साहब, क्या मैसेज है? हिम्मत ना हारें, इंशाअल्लाह आपका ड्रीम शेप जो है वो आपको मिलेगा, और खटखटाएं, जद्दोजहद करें, हिम्मत रखें, नाउम्मीद ना हो, मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा नौजवानों को पैगाम है, और कराची वालों को कि लगे बस मेहनत करें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ईद का पहला दिन और सब अपने घरों में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मज़े मज़े के पकवान बने जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ मैसेज यही है कि इस मुल्क को हम नौजवान नस्ल की और हर एक सियासी जमात और कारकुनान की, यानी कि पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक पेज पर चलने की ज़रूरत है, और सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करने की अशद ज़रूरत है। और कुर्बानी यही हमें सिखाती है कि कुर्बानी का जज्बा यही है कि हम अपने मुल्क के लिए, अब इस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच गया है कि इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और खुशहाल रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।